आज है 14 सितंबर। और 14 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर हैं आज बात करेंगे उन सभी की। तो सबसे पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करें, दूसरों की गलती को भूल जाएं। बहुत ही अच्छी बात कही है। तो इसका पूरी पूरी तरीके से ये लागू होता है हर एक सिचुएशन में। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, दूसरों की गलती को भूल जाते हैं, तो लड़ाई वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ये हर जगह पर जो हर एक जगह का जो पंगा है वो यही है। लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, दूसरों की गलती को भूलने के लिए राजी नहीं है। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और यहाँ पर जो सबसे पहले है हमारा तो हिंदी दिवस। तो हैप्पी हिंदी डे टू ऑल ऑफ यू। तो सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर और क्या सुबह सुबह का समय है। और 14 सितंबर 1949 के आज ही के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। और इसे संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 ए में स्थान मिला था। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम द गयाजी डैम हैज बीन इनागुरेटेड। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसके ऊपर पूरे भारत का सबसे लंबा रबर डैम बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन है सोन रिवर, फाल्गुन रिवर, गंगा रिवर और कोशी रिवर। तो भाई आपका आंसर है, सही आंसर है फाल्गुन रिवर। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में। तो देखते हैं भाई, अगर बात करते हैं हम लोग, ये देखिए, ये है फाल्गुन रिवर। देखिए, ये है फाल्गुन रिवर। ठीक है। तो गया को तीर्थों की नगरी कहा जाता है, लोग मोक्ष नगरी इसको कहते हैं। तो दुनिया भर में जहाँ पर भी अगर मोक्ष पाना हो तो गया जी लोग जाते हैं तर्पण देने के लिए। और अलग अलग तरीके से लोग जाते हैं। तो जब लोग ये गया जी जाते थे तो उनको सीता कुंड नाम की जगह पर जाना होता था। सीता कुंड में विष्णुपद नाम का एक मंदिर है। ये देखिए, विष्णुपद नाम का मंदिर है। तो यहाँ से ये वाला रिवर को क्रॉस करके या अलग अलग तरीके से इन्हें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो सीएम नीतीश कुमार जी के प्रयासों के कारण और आईआईटी रुड़की दोनों के कारण यहाँ पर एक डैम बना है, और वो भी है एक रबर डैम। अगर अच्छा, ये रबर डैम इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जो फाल्गुन रिवर है, ये एक वर्षा जल वाली रिवर है, नदी है। मतलब इसमें जो पानी आता है वो बरसात का आता है, इसीलिए ज़्यादातर समय ये सूखी रहती है। तो ज़्यादातर समय सूखी रहती है तो लोग ये जो पिंड दान करवाने आते हैं तो फिर वो नहा वहाँ पर स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं। तो इसके लिए उनको पानी की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर ये पूरा जो सिस्टम में बिगड़ जाता है। इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रिचुअल्स वगैरह अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर जो मेला लगता है, हर साल जो मेला लगता है वो हर बार निरस्त हो जाता है इसी कारण से। तो सीएम नीतीश कुमार जी के और आईआईटी रुड़की दोनों की हेल्प से रबर डैम बनाया गया है। ये रबर डैम पूरे भारत का सबसे लंबा रबर डैम है, जिसकी लंबाई 441 मीटर है, जिसकी डीपनेस गहराई है 3 मीटर। इसका मतलब 3 मीटर ये गहरे तक रबर लगाया गया है, जिससे कि जो पानी आएगा वो यहीं पर रुक जाएगा। और लोग यहाँ पर ये किनारे वाले एरिया में वो स्नान वगैरह करते हैं। तो ये पूरी तरीके से और देखिए, ये रबड़ है लेकिन इसकी खासियत ये है, ये बुलेट प्रूफ है। ठीक है। और ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा विष्णुपद टेम्पल सीताकुंड में, जो है सीताकुंड में विष्णुपद टेम्पल है, उसको यहाँ से कनेक्ट करेगा। ये जो रोती हुई तस्वीर दिखा रखी है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान यहाँ पर आता है तो वो किसी ना किसी की डेथ के बाद ही आता है, पिंड दान के लिए आता है। लोग अपने माँ बाप माता पिता की पिंड दान के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है। और बोला जाता है, हिंदू धर्म में बोला जाता है,
हर एक को कभी ना कभी यहाँ पर आना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए फाल्गुनी रिवर पर एक द गयाजी डैम बनाया गया। ठीक है, ये गयाजी डैम बनाया गया। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बिहार को देख लेते हैं भाई। बिहार जिसकी कैपिटल है पटना, और फागू चौहान यहाँ पर गवर्नर हैं। नीतीश कुमार यहाँ के यशस्वी 8वीं बार बनने वाले सीएम हैं। तो सबसे ज्यादा बार बनने वाले सीएम हो गए। और डिप्टी सीएम का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, तेजस्वी यादव, क्योंकि इनसे ज्यादा न्यूज में यही रहते हैं आजकल। ठीक है, तो याद रखें बात को। ठीक है, अच्छा कोसी नदी के, अच्छा गंगा जो है, गंगा नदी तो आपको पता है पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे है। और जो आपको कोसी रिवर है, कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है, शोरो ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि ये कोसी रिवर का जो फ्लो होता है वो इनडायरेक्शनल होता है, किसी भी जगह पर जाती है, जिसकी वजह से हर साल कई कई ज्यादा जान माल को नुकसान होता है। और बिहार हर साल 10 साल पीछे चला जाता है। बिहार डेवलप करता है और इस नदी के कारण दोबारा से वहां पर तबाही छा जाती है। तो इसको कहा जाता है बिहार का शोक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन दी छत्तीसगढ़। भैया ये तो छत्तीसगढ़ से तो हम वैसे ही परेशान है। क्यों? क्योंकि ये तो भैया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। एक बार में बना लो भैया, पूरा पूरा तो खत्म करो, है ना। पहले बनाएंगे 29, फिर बनाएंगे ये, फिर बनाएंगे ये, और अब बनाया इन्होंने। देखिए पहले इन्होंने बनाए थे 29, और फिर 20, दो बढ़ा दिए थे, 31 हो गए, और फिर दो बढ़ा के 33 हो गए। ठीक है, तो भैया सीधे सीधे ही बढ़ा दो, काहे परेशान कर रहे हो लोगों को, है ना। याद करने में भी दिक्कत होती है हमें भाई, एक एक साथ ही बता दो। तो चलो कोई बात नहीं। अब हम अगर आगे बात करें तो 32nd नंबर की जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हमको याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है महेंद्रगढ़। ठीक है, और जो 33rd नंबर की, मतलब 33वें नंबर की जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है चंपा। तो चंपा चमेली, महेंद्र और चंपा से याद रख लेना, महेंद्र और चंपा। ठीक है, किसी ना किसी की होगा, एक फ्रेंड वगैरह होगा तो उसके नाम से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 में, और इसकी कैपिटल है रायपुर। अनुसुईया उइके हैं यहाँ पर गवर्नर, और भूपेश बघेल, ये भाई पहला ऐसा मतलब आज की डेट में तो बहुत कम ही स्टेट बचे हैं जहाँ पर इस स्टेट में गवर्नमेंट है आईएनसी की, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और उनमें से एक है हमारा ये छत्तीसगढ़। ठीक है, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है। और राज्यसभा में सीट है इनकी 5, और लोकसभा में सीट है इनकी 11। और यहाँ ये यूनिकैमरल है, इसीलिए यहाँ पर विधानसभा ही है, विधान परिषद है नहीं। विधान परिषद बाई कैमरल होता है, तो विधान परिषद विधानसभा दोनों होती है। लेकिन ये यूनिकैमरल है, जिसकी वजह से यहाँ पर केवल विधानसभा है, और विधानसभा की सीटें हैं 91। ठीक है, अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, अभी हाल फिलहाल में एक टाइगर रिजर्व बना है, और उसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है, वो छत्तीसगढ़ का 4th और पूरे भारत का 53rd टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं भाई। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है और आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत हो सकती है, तो उन पर शेयर कीजिए। और लाइक तो करना बनता ही है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। छाता छाता अभियान क्या है? छाता अभियान इसको देख लेते हैं। ठीक है, छाता स्कीम क्या है? तो छाता स्कीम हैज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जो वैसे इसका आंसर जो है वो उड़ीसा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो ये वाले एरिया होते हैं, ठीक है, हमारे भारत में जो ये वाले एरिया होते हैं ना, वो अक्सर बरसात से परेशान होते हैं। देखिए ये बरसात से, जब बरसात नहीं आती है
तब ये परेशान होते हैं, और जब बरसात आती है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। तो देखो, जब यहाँ पर बरसात आती है तो नदियाँ जो है ना, नदियों के पास पानी भर जाता है, और ये सारी नदियाँ इस तरफ बंगाल की खाड़ी में जाने लग जाती हैं। तो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती है ना, तो वो मट्टी को भी बंगाल की खाड़ी में जा करके पहुंचा देती हैं। अच्छा चलिए, मट्टी तो ले गए, लेकिन मट्टी के अंदर तो भाई मिनरल भी थे, है ना, तो वो मिनरल भी लेके चले जाते हैं, जिससे कि जो फसल होगी वहां पर मिनरल कम हो जाएंगे। इसी के लिए ये क्या चलाया गया है, छाता अभियान चलाया है, जिससे कि ये वाला जो पानी है, जो बरसात का पानी है, वो यहीं पर रुक जाए, मतलब ये वाले एरिया में ही रुक जाए, इससे बाहर बंगाल की खाड़ी में बरसात का पानी ना जाए। ठीक है, और इसी पानी का यूज करें वो फर्टिलाइजेशन, सिंचाई वगैरह के लिए। ठीक है, छाता की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूं तो सी का मतलब यहाँ पर होता है कम्युनिटी, एच का मतलब हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियल फ्रॉम ट्रेस टू एक्वाफायर। भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ये फुल फॉर्म, तो किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, तो इसको ठीक से लिख लीजिए। ठीक है, और ये एक तरीके की स्टेट सेक्टर स्कीम है। स्टेट सेक्टर स्कीम क्या होती है? देखिए, दो तरीके की स्कीम होती है, एक होती है स्टेट सेक्टर, एक होती है सेंट्रल सेक्टर। तो स्टेट सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें पूरी तरीके से पैसा स्टेट का लगता है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें आधा पैसा स्टेट का लगे और आधा पैसा सेंटर का लगे। ठीक है, तो आधा शायद पैसा मोदी साहब देंगे और आधा पैसा वो जो स्टेट है वो देगा, तो वो सेंट्रल सेक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे भैया, क्योंकि उड़ीसा की गवर्नमेंट है, अपने आप पे बहुत ज़्यादा पैसा है इनमें, नवीन साहब जी पे, तो इन्होंने खुद का अपना किया हुआ है, तो स्टेट सेक्टर स्कीम है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या है इनकी। तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, अर्बन लोकल बॉडी को रिचार्ज करना है, मतलब वाटर लेवल इसका बढ़ाना है, ग्राउंड वाटर लेवल, और वाटर स्कार्सिटी ब्लॉक जो है, जहाँ पर वैसे ब्लॉक्स जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर क्वालिटी वाटर को पहुंचाना, रेन वाटर को अच्छी तरीके से कंजर्व करना, ये इसका क्या है, मोटो है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कैपिटल, अगर उड़ीसा की कैपिटल देखें तो भुवनेश्वर है, गणेशी लाल जी यहाँ पर गवर्नर है, और नवीन पटनायक जी, बीजू पटनायक जी के बेटे नवीन पटनायक जी यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है कई सालों से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हिमालय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो भैया, इनमें से कौन से डे को हम लोग मनाते हैं हिमालय दिवस। ठीक है, तो अच्छा, हिमालय दिवस मनाते क्यों? टू कंजर्वेट द हिमालयन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग रिवर, ग्लेशियर, फॉल्स। तो झरने, तालाब, ग्लेशियर और वहाँ की नदियाँ, मतलब हिमालय में जितनी भी चीजें हैं उन सभी को कंजर्व करने के लिए, उन सभी को बचा के रखने के लिए, उन सभी का संरक्षण करने के लिए हम लोग हिमालय दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हिमालय दिवस अगर बताया जाए तो हिमालय दिवस मना था इस बार 9 सितंबर को। ठीक है, 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। और ये कौन मनाते हैं? तो हिमालय के आसपास के जो एरिया है वही मनाते हैं। हिमालय के आसपास मतलब देखिए, लद्दाख वाला एरिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर फिर आपको हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, आगे उत्तराखंड आ जाएगा, फिर इधर ये तो नेपाल है, लेकिन इसके यहाँ वाले पे आपको मिल जाएगा हमारा यूपी, फिर आगे बिहार, फिर सिक्किम इधर मिल जाएगा, और पश्चिम बंगाल का एरिया मिल जाएगा, असम वगैरह। तो ये सारी जो एरिया होते हैं, ये सभी लोग मिलकर के इसको मनाते हैं। और अगर कुछ बातें कर लेते हैं तो भाई, 1 सितंबर को मनाया गया क्या, नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 1 सितंबर से आगे 7 दिनों तक के लिए मनाया जाता है, 7 सितंबर के लिए। ठीक है, 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे। ठीक है भाई, नारियल दिवस। ठीक है, और 5 सितंबर को तो आप लोगों को पता है, ये टीचर डे। ठीक है, हमारे अ, दूसरे उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के बहुत ही बड़े इंसान
उनके जन्मदिन पर ये टीचर डे, शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और 11 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल फोरकास्टिंग मार्टियर डे। ठीक है। और 14 सितंबर को तो हम बात कर ही चुके हैं। 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारा हम्म, हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भाई, फिफ्थ क्वेश्चन। सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया है। ठीक है। सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी का मतलब ये है कि इसमें क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा फिल्म मेकर को, जो फिल्म बनाते हैं लोग, उनको अट्रैक्ट किया जाएगा कि भाई आप यहाँ पर आइए। अच्छा, वो स्टेट है गुजरात, है ना, और वो लोगों को, जो फिल्म मेकर हैं, उन लोगों को ये मोटिवेट करेंगे कि भाई आप इधर यहाँ पर आए और आपकी हर प्रकार से क्या की जाएगी, मदद की जाएगी। अब चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या आपके रहने सहने से रिलेटेड हो, हर एक तरीके से उनको कोई कमी नहीं होगी। इस तरीके का वादा इस वाले स्कीम में, पॉलिसी में की जा रही है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं गुजरात के अलग अलग पहलुओं की। कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और सीएम हैं हमारे भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है। आगे बात, हाँ जी, हु है ना। तो इनमें से कौन आंसर हो सकता है। तो देखिए, शेख हसीना जी जो हैं, वो 4 दिवस की यात्रा में हमारे भारत आई हैं, और यही इसका सही आंसर है। और ये भारत में जब आई तो इन्होंने ऐलान किया कि भाई जो सोल्जर, देखिए पाकिस्तान, जब भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान करके दो पाकिस्तान बनाए गए, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वही बाद में 1971 में लड़ाई के बाद बांग्लादेश बना। तो ये जो बांग्लादेश है, इसकी लड़ाई में हमारे बहुत से शहीद हो गए थे, बहुत से लोग शहीद हो गए थे भारत से। तो शेख हसीना जी ने उन्हीं के जो लोग हैं, उन्हीं के उनके बच्चे या उनके वाइफ या अलग जो उनके डिसेंट हैं, उन सभी को, उन जो सोल्जर हैं या ऑफिसर हैं आर्म फोर्स में, इंडियन आर्म फोर्स में, उनको स्कॉलरशिप देने की बात कही है। ठीक है। और बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका, इसकी करेंसी है टाका टका, और अब्दुल हामिद हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट, और शेख हसीना है, ये हमारी अ, शेख हसीना है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर। देखिए, शेख हसीना जो शेख मुजीबुर रहमान है, उन्हीं की बेटी है। 1971 में ही इनकी डेथ हुई थी। इसी 1971 के वॉर में इनकी डेथ हुई थी। पूरा परिवार मारा गया था, सिर्फ शेख हसीना एक बच्ची बची थी, क्योंकि ये भारत से बाहर थी उस समय, इसीलिए बच गई थी। और बाद में आकर के ये बांग्लादेश की पीएम बनी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो किबीतू मिलिट्री कैंप वाज रीनेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ जनरल बिपिन रावत। तो भाई, जो जनरल बिपिन रावत है, उनके नाम पर उनके नाम पर किबूतू मिलिट्री कैंप का नाम बदल दिया गया है। तो ये पूछा गया है कि किबूतू मिलिट्री कैंप जो है, किबूतू मिलिट्री कैंप जो है वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, असम में है, नागालैंड में है, या अरुणाचल प्रदेश में है, या मणिपुर में है। तो आपका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर। बीडी मिश्रा यहाँ पर गवर्नर है, पेमा खांडू यहाँ पर क्या है, तो यहाँ की सीएम है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। देखो, ये अगर बात करें न्यू नेम ऑफ क्यूबिटी, इनकी जो नया नेम है, नेम क्या है। देखिए, नाम तो जनरल बिपिन रावत पे पड़ा है, लेकिन उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बिपिन रावत, बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ये है इस कैंप का नया नाम। ठीक है। अब आगे की बात अगर मैं बोलूं बिपिन रावत जी से कुछ, तो बिपिन रावत जी वही इंसान है जो पहले सीडीएस बने थे भारत के। ठीक है। फर्स्ट सीडीएस ऑफ भारत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फोर्थ जनरल इंडियन आर्मी। तो फोर्थ स्टार रैंक थी इनकी, 4 स्टार की। और
8 सितंबर का वो नसूब दिन था जब इनका हेलीकॉप्टर से इन हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से इनका देहांत हुआ था। ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, वैसे ये यूपी से बिलोंग करते थे, लेकिन यूपी उत्तराखंड दोनों में जब विभाजन हुआ तो उस समय पर जो इनका एरिया था वो उत्तराखंड चला गया। ठीक है। पद्म विभूषण की बात करें तो इनको 2022 में मरने के बाद इनको पद्म विभूषण दिया गया। वैसे होना ये चाहिए था, इनको जीते जी पद्म विभूषण देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, वो सब तो बात की बात है। ठीक है, वो सब हमारे बस की बात नहीं, वो मोदी साहब करेंगे। ठीक है, कुल तो अपनी तो बात ये है कि बात कर लो बस। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन यूएस ओपन। देखिए टोटल 4 ओपन होते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, टोटल 4 ओपन होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये सब टेनिस के टूर्नामेंट है। तो पूरे साल में 4 ओपन होते हैं और सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। और याद रखने वाली बात ये है कि सबसे पुराना ये है ओल्डेस्ट। ठीक है, अगर बोले तो ये है ओल्डेस्ट, सबसे पुराना है ये। इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। ठीक है, तो सबसे पुराना ये ओल्डेस्ट है। और अगर बात करें सरफेस की तो भाई जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना वो हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, ये बात याद रखने वाली है। और यूएस ओपन जो है वो भी हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। बीच के जो दो हैं, एक खेला जाता है किले पे मतलब मिट्टी में, और एक खेला जाता है घास में। ठीक है भाई, तो विम्बलडन जो है विम्बलडन वो है आपके ग्रास में, और ये फ्रेंच वाले हैं मट्टी से खेलते हैं। ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं कि 2022 में जो लोगों ने जीता। ठीक है, 2022 में जो लोगों ने जीता, तो भाई अगर मेंस की बात करें 2022 के मेंस सिंगल की बात करें, देखिए क्वेश्चन दो ही आता है, सिंगल सिंगल का टाइप आता है। मेंस सिंगल पूछा जाता है और वुमेन सिंगल भी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो अगर बात करें इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो इसको राफेल नडाल ने जीता था मेल में, और फीमेल में आसे बार्टी ने जीता था। और अगर बात करें फ्रेंच की तो राफेल नडाल ने जीता था दोबारा, और ईगा स्वेतक ने जीता था इसको फीमेल में। ठीक है, और अगर बात करें विंबलडन की तो नोवाक जोकोविच ने जीता था इसको मेल में, और फीमेल में बात करें तो एलियाना ने जीता था, एलिना बकीना करके बात याद कर लेना। ठीक है, एलिना बकीना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वो है, लेकिन आप इस पे ध्यान न दें, आपको याद करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारी जो काम का आंसर है वो ये है यूएस। तो यूएस ओपन में जो मेंस का टाइटल जीता है वो जीता है कार्लोस एकार्ज ने, और ईगा स्वेतिक ने, तो इन्होंने जीत लिया फीमेल का। देखिए फीमेल का इन्होंने फीमेल का 2 बार जीता, इसने मेल का 2 बार जीता। ठीक है, तो राफेल नडाल तो वैसे ही बहुत फेमस है, तो आपको याद रखना है क्या कि भाई कार्लोस अल्काराज ने ही जीता है। इसका आंसर ये है, इन्होंने जीता यूएस ओपन, इन्होंने जीता क्या नाम है फ्रेंच ओपन, इन्होंने जीता विंबलडन ओपन, और इन्होंने कुछ नहीं जीता, इन्होंने हारा। क्या हारा इन्होंने? यूएस ओपन। इनको ही हरा करके ये जीते हैं, मतलब ये रनर अप है, इनको हराया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने इनको हराया था। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हैं 9th क्वेश्चन का। कमल नारायण सिंह हैज पास्ड अवे, ही वाज द। तो भाई कमल नारायण सिंह जो हैं वो उनका देहांत हो गया अभी फिलहाल में ही। तो वो कौन थे? वो सिंगर थे या राइटर थे या जज थे या फिल्म मेकर थे? तो भाई जो हमारे के एन नारायण है, मतलब कमल नारायण सिंह, वो थे हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये। ठीक है, और ये बहुत ही क्या नाम है दुखद समाचार है कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, और अगर आज की बात करें कि अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो उदय उमेश ललित, ललित 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यू ललित, उदय उमेश ललित, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022
फॉर्मूला 1 रेस हैज वॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग F1 ड्राइवर। तो भाई फॉर्मूला 1 की जो रेस होती है उसमें जो ड्राइवर है उनमें से ये 4 ड्राइवर है, ठीक है। इनमें से किसने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो भाई टोटल 22 या 20-22 के करीब में ग्रैंड प्रिक्स होती है, और अभी अभी और भी बहुत सारी होनी बाकी है। और इटली ये जो हुई है ये 16वें नंबर की ग्रैंड प्रिक्स है। तो 16वें नंबर की ग्रैंड प्रिक्स है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इसको किसने जीता है ये बात करते हैं, ठीक है। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीतेंगे, तो भाई हमारे मैक्स वर्स्टप्पन। भाई देखो बात यह है कि फॉर्मूला 1 की रेस जब भी हो तो मैक्स वर्स्टप्पन का नाम याद रखना चाहिए हमें, ठीक है। जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में राफेल नडाल के लिए बात की थी, ठीक है। तो मैंने देखो कुछ ओपन लिखे हुए हैं, 2022 के हैं ये सारे 2022 के हैं। तो इन सब के नाम मैंने लिखे हुए हैं कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती, तो चार्ल्स लेकाजे ने, और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीती। तो इन्होंने 2 ग्रैंड प्रिक्स जीती। अगर बात करें तो ये फेरारी नाम की जो टीम है उससे आते हैं, फरारी नाम की टीम से, और मोनाको से ही आते हैं। इनका ये जिस देश से आते हैं उस देश का नाम है मोनाको। अगर बात करें मैक्स वर्स्टप्पन तो देखिए कितनी सारी ग्रैंड प्रिक्स जीत रखी है। सऊदी अरबियन, एमिला रोंगमेटा, रोमाग्ना, ठीक है, मियामी, स्पेनिश, अजरबैजान, कैनेडियन, फ्रेंच, हंगेरियन, बेल्जियम, ठीक है, डच ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ये सब इन्होंने ही जीती है, ठीक है। तो ग्रैंड प्रिक्स से एक ही नाम आपको याद रखना है, मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, बेल्जियम से आते हैं, ठीक है। और एक सर्जियो पेरेज का नाम याद रख लेना, ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है ये इनमें इन्होंने जीत हासिल करी है। रेड बुल के ड्राइवर हैं ये भी, और ये मैक्सिको से आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कार्लोस सेनेजा जूनियर, इनके पिताजी का नाम सीनियर था इसलिए इनका नाम है जूनियर। नाम दोनों का कार्लोस सेंजियर, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है, और ये भी फेरारी से हैं और स्पेन से ही आते हैं, ठीक है, स्पेन से आते हैं, ठीक है। तो भाई आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर और आज का ये करंट अफेयर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।